मार्केट गुरु सीरीज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर्स में इनकी गिनती की जाती है और मैं बात कर रहा हूं प्रशांत जैन की, जो एक समय पे सिनोनिमस थे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ। जी हाँ, HDFC AMC में जब प्रशांत जैन जी थे तो उन्होंने 35 करोड़ के AUM से स्टार्ट करके 18% का कैगर रिटर्न इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया और करीब करीब 43,000 करोड़ के AUM तक इस फंड को ले गए। उसके अलावा बाकी फंड्स भी उन्होंने मैनेज किए। उसके बाद HDFC म्यूचुअल फंड से निकलकर उन्होंने अपनी खुद की एक इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट की और अब उसमें एक शानदार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं प्रशांत जैन जी से। हेलो प्रशांत, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे ऑफिस में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने प्रशांत जी के बारे में कहा कि इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर्स में इनकी गिनती होती है। एक चीज़ इनके बारे में और बता देता हूँ, एकेडमिकली भी काफ़ी ब्रिलियंट रहे। IIT कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी और IIM बैंगलोर से उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया था। अब प्रशांत जी, पहले तो ये बताइए एंटरप्रेन्योरशिप कैसी लग रही है? आप जब एक इंडिया के बिगेस्ट फंड मैनेजर थे HDFC म्यूचुअल फंड में, उसके बाद आपने वहाँ पर छोड़कर अपना खुद का एक फर्म स्टार्ट किया और अब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए। कैसी रही है ये जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की? नहीं, ये जर्नी बहुत अच्छी रही और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैंने HDFC छोड़ा तो मेरे एक तो सभी से बहुत अच्छे संबंध हैं और दूसरा मैंने ऐसे टाइम पे छोड़ा जब परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका था और वहाँ की जो टीम है वो एक बहुत ही अच्छी टीम है और आप देखेंगे बाद में जो परफॉर्मेंस फंड्स में है वो भी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जहाँ तक मेरे इनिशिएटिव का सवाल है, ये भी एक अच्छा हमारा स्केल अप हुआ है और मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे कोई शेयर होल्डर के प्रति मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी है। तो उसमें फंड में रिटर्न्स के साथ साथ आपको बिजनेस को एक ग्रो करने की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ पे की नहीं है। मेरी किसी को जवाबदारी नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने। आपको क्या लगता है कि HDFC AMC को या AMC को लिस्ट नहीं होना चाहिए था? ये एक लगता है क्या कि शायद? नहीं, देखिए इसके दोनों फायदे और नुकसान हैं। और फायदा ये है कि जब कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो मार्केट की उससे अपेक्षा है और वो मार्केट उसको मेजर भी करता है और उससे जो मैनेजमेंट टीम है उसको मालूम है कि बहुत सारी निगाहें आपके ऊपर है, तो उससे लोग अपना बेस्ट एफर्ट भी देते हैं। और उसका नेगेटिव ये है कि उसका एक दबाव मैनेजर्स के ऊपर बना रहता है, बट वो मेरे ख्याल से एक फेज़ ऑफ लाइफ है और मैंने बहुत समय वो कर लिया था। तो मुझे लगा कि अब इस स्टेज ऑफ लाइफ में बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे उतना दबाव मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, जरा यहाँ पर जो 3P में है उसके बारे में बताइए। परसिस्टेंस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस, या कुछ और तीन इसमें नाम आपके? प्रूडेंस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस। जी हाँ। देखिए, मैंने हमेशा से मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच बहुत ही सिंपल रही है। तो मैंने हमेशा से सोचा और किया कि हमको एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अच्छे बिजनेस की डेफिनेशन है कि जो बिजनेस एक सस्टेनेबल हो, जो मार्केट प्लेस में compete करके ग्रो कर पाए और एक रीजनेबल रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स अर्न कर पाए। और प्रूडेंस का दूसरा, तो हम प्रूडेंस का मतलब है कि हम ऐसे ही सस्टेनेबल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा प्रूडेंस का भाग है कि हम अच्छे बिजनेस को भी गलत दाम पे खरीदेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न नहीं आता है। अगर आपने जैसे कुछ IT कंपनीज को 2000 में खरीदा, आज 20 साल बाद भी कई कंपनीज में अच्छा रिटर्न नहीं है। कंपनीज ग्रो करी लेकिन शेयर प्राइस नहीं, क्योंकि वो बहुत ही महंगा था। तो प्रूडेंस का महत्व यही है कि हम सस्टेनेबल बिजनेस और प्राइस पे फोकस करेंगे और ऐसा खरीदने के बाद अगर आप पेशेंस रखते हैं उन बिजनेसेस के साथ तो स्वाभाविक है कि एक समय के साथ साथ परफॉर्मेंस आता है। इसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। क्या एक पैरेलल्स हैं इस समय जो 2000 में IT का जो बूम आया था उसमें और अभी जो इस समय फॉर एग्जांपल EMS स्पेस है जहां पर काफी इस समय ट्रैक्शन है, या रेलवे, डिफेंस, इसमें काफी ज्यादा, मतलब जो स्टॉक देखो 1-2 लाख करोड़ के मार्केट कैप आराम से क्रॉस हो रहे हैं। कुछ पैरेलल नजर आ रहे हैं आपको इस तरीके के? नहीं, देखिए पैरेलल है लेकिन हमको देखिए इंडिविजुअल कंपनीज या बाजार के छोटा सेगमेंट कभी भी ओवर वैल्यूड हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने देखा कि जितने भी
बड़े स्ट्रेस पॉइंट्स थे मार्केट के लिए, उसमें जब तक लार्ज कैप्स जो कि बाजार का 2/3 से 3/4 मार्केट कैप बड़े कंपनीज का है, जब तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है तब तक हमको अगर कहीं कहीं पे छोटे पॉकेट्स में एक्सेस वैल्यूएशंस हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। और जहाँ तक इन कंपनीज़ की बात है, देखिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इनमें से कई कंपनीज़ के लिए, लेकिन ये सही ढंग से अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये कंपनीज़ वाकई में कितना ग्रो कर पाएंगी। तो मेरे ख्याल से सम ऑफ दीज कंपनीज़ में स्टिल मेक सेंस इन अ पोर्टफोलियो सेंस, और ये हर इन्वेस्टर निवेशक से निवेशक पे उसके व्यू पे डिपेंड करेगा, बट इसका कोई क्लियर आंसर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा प्रशांत जी, पीएसयूज पर सबसे पहले बुलिश बड़े फंड मैनेजर्स में आप ही हुए थे, मुझे याद अच्छे से। और एक स्पेस जिसने मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके दिए हैं लोगों को पिछले 5-6 साल में, वो पीएसयू स्पेस ही रही है। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या चल रहा है और क्यों इतनी बड़ी तेजी आ रही है? अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी इन कंपनियों को गाली दे रहा है उनके शेयरों में आप पैसा लगा दीजिए, आपका पैसा अच्छा बनेगा। उसके बाद ही 40% हो चल गए स्टॉक्स। लेकिन यहाँ पर आपके हिसाब से ये फ्रेंजी क्यों हो रही है इतनी? नहीं, देखिए जो पहले हुआ वो गलत था, जो पहले ये डीपली अंडर वैल्यूड था। और उसका कारण मेरे ख्याल से ये था कि आप देखिए पीएसयूज में कोई भी कंपनी आईटी, फार्मा या कंज्यूमर के क्षेत्र में नहीं है। जहाँ अधिकांश पीएसयूज वो इकोनॉमी वाले एरियाज में है, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे कैपिटल गुड्स हों, चाहे पावर सेक्टर हो। और जब कोविड आया तो इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स को बहुत परेशानी हुई और उससे काफ़ी पीएसयूज ने, लगभग सभी पीएसयूज ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन जो सेक्टर उस टाइम अच्छा कर रहे थे वो उसमें पीएसयूज थे ही नहीं, तो सबको, बहुत से लोगों ने ऐसा माना कि सभी पीएसयूज खराब हैं, जबकि काफ़ी हद तक वो दिक्कत जो थी वो उन सेक्टर्स की थी। और जैसे जैसे कोविड गया, इकोनॉमी रिकवर करी और इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स ने अच्छा किया तो इन्होंने अच्छा किया। और क्योंकि ये पीएसयूज थे, पीएसयूज के प्रति लोगों का विशेष नेगेटिव व्यू हो गया था, तो इसलिए जब इन सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया तो उन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया, तो नीचे में कंपनीज 2-2, 3-3 पी पे मिलती थी। तो आज वो दौर पूरा गुजर चुका है और कंपनीज अच्छी कर रही हैं, तो इसीलिए इन कंपनीज में इतना इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से अब इन कंपनीज में पी मल्टीपल फेयर वैल्यू के हिसाब से सोचें तो बढ़ने की जगह कम है, मतलब है, लेकिन इनमें ये ग्रोइंग कंपनीज है तो ओवर टाइम ये अभी भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और अभी भी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है यहाँ पर। तो बेसिकली अब आप बिजनेस की, इसको सिर्फ एक बिजनेस की तरह से देखें, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट इतना देखने की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा से यही कहा है कि इसको पब्लिक वर्सेस प्राइवेट को हमको एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कुछ पीएसयू अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज अच्छी हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज उतनी अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल। पावर सेक्टर में एनटीपीसी पर आपने काफी बुलिश बेट ली है। आप पता नहीं मुझे, मतलब तो खैर जब आप म्यूचुअल फंड में स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते थे, लेकिन ये इतनी बड़ी बेट यहाँ पर लेने का क्या लॉजिक है? और काफी आउट परफॉर्म भी किया स्टॉक ने। नहीं, देखिए आई थिंक पावर सेक्टर में बाजार को, पावर सेक्टर में जो उसका व्यू था वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक गलत था, और आज जो हो रहा है उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि वो व्यू गलत था। पहला तो ये देखिए कि जो सोलार और विंड पावर है इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो थर्मल पावर है वो ख़त्म हो जाएगी या उसकी डिमांड नहीं ग्रो करेगी, क्योंकि सोलर और विंड पावर जो है ये 24/7 की पावर नहीं है। तो आपको जैसे शाम के वक्त जब सोलर पावर नहीं है तो आपको बिजली कहाँ से मिलेगी, और अभी भी स्टोरेज कॉस्ट बहुत महंगी है। तो इसलिए थर्मल पावर मेरे ख्याल से ग्रोथ सेक्टर है नंबर 1। और नंबर 2, देखिए सोलर और विंड पावर लगाने में सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। क्योंकि आप 100 करोड़ का प्लांट लगाते हैं तो उसमें 70-80% जो है वो डेट है। तो जो भी कंपनी डेट को सबसे कम कीमत पे बोरो कर सकती है वो उसकी कंपैरेटिवनेस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और इस बात पे सभी सहमत हैं कि एनटीपीसी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हमारे देश में इससे कम शायद ही किसी कंपनी की कम हो। तो मेरा ये मानना था कि
सोलर और विंड पावर में भी एनटीपीसी बहुत अच्छे तरीके से compete करेगा और वही हो। तो अभी भी बुलिश हैं आप? मेरे ख्याल से उसमें अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, ये ग्रोइंग कंपनी है और समय के साथ साथ मुझे लगता है इसमें रिटर्न बनना है। प्रशांत जी, आपने बहुत बड़ी बेट ली और बहुत उसके आपके लिए सक्सेसफुल भी रही महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और स्टॉक अभी भी फ्रेश ऑल टाइम हाई पर है। ये ऑटो स्पेस में क्या एक स्पेसिफिक बेट थी या आप पूरे सेक्टर पर पॉजिटिव हैं यहाँ पर इस समय? ये देखिए, ऑटो एक अच्छा सेक्टर है क्योंकि इंडिया में केवल 10% घरों में आज भी कार है, 10 से 12%। और तो मेरे ख्याल से ऑटो एक ग्रोइंग सेक्टर है। और जहाँ तक महिंद्रा की बात है, आई थिंक बहुत स्पेसिफिक नहीं बात करके, लेकिन इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और नए मैनेजमेंट के आने के बाद इन्होंने जो कैपिटल एलोकेशन है उसको भी काफ़ी फोकस किया है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनी है और इनका इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं और समय के साथ साथ हमको इनके ईवीज़ भी देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए, इस बाज़ार में कोई भी चीज़ बहुत सस्ती नहीं है। आज हमको याद रखना चाहिए कि ये बाज़ार कहाँ पे खड़ा है। इंडिया में ग्रोथ है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और शेयर बाज़ार लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी ग्रो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी सेक्टर बहुत सस्ता मिल रहा है। प्रशांत जी, ये सवाल अब मुझे आपसे पूछना है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप शायद दे सकते हैं इसका जवाब। इस समय मार्केट को एक थोड़ा सा कह लें कि एक स्ट्रेस हो रहा है कि जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक, वो क्यों नहीं चल रहा है? क्या आपने लिया पोर्टफोलियो में, और इस समय आपका इस मर्जर के बाद क्या व्यू? अब आप थोड़ा इंडिपेंडेंटली इस पर बात कर भी सकते हैं। नहीं, देखिए, ये देश का एक बहुत ही अच्छा बैंक है और इसका आंसर देखिए, एक समय ऐसा था जब इस शेयर ने अपने ग्रोथ से ज़्यादा रिटर्न दिया था, तो इसका प्राइस टू बुक बहुत बढ़ गया था। तो जब कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि उसके बाद कुछ समय ऐसा हो सकता है कि बिजनेस ग्रो करे लेकिन शेयर में रिटर्न नहीं आए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल अच्छा बिजनेस खरीदना ही काफ़ी नहीं है। अच्छी वैल्यूएशन, कम से कम बहुत हाई वैल्यू पे तो नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हो चुकी हैं और हमको 2-3 बातों का और ख्याल रखना चाहिए कि लीमन क्राइसिस के बाद जो बैंक्स में कैपिटल एडिक्वेसी का रेशो है वो बढ़ गया है। तो उसकी वजह से जो बैंक्स का पोटेंशियल रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उतना नहीं है जितना पहले था। दूसरा, ये बैंक बहुत बड़ा हो गया है, खास तौर से मर्जर के बाद। तो जब कोई चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है तो वो मार्केट सिस्टम से फिर भी फास्ट ग्रो कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट ग्रोथ में स्लोनेस आती है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बैंक है ये, इन्वेस्टर्स को इसमें पेशेंस रखनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और समय के साथ ये अच्छा करेगा। बिल्कुल। एक पिछले साल जो एक चीज़ थी वो न्यू एज कंपनीज को लेकर थी, जहाँ पर काफ़ी बड़े बबल्स हुए थे और वहाँ पर उसके बाद हमने बड़ी डिक्लाइन देखी थी। अब आजकल पॉजिटिव व्यू बन रहा है, जैसे इवन आपके पोर्टफोलियो में जोमेटो है या लैंडमार्क कार्स है। ये स्पेस आपको लगता है कि अब करेक्ट हो चुकी है इनफ, और क्या यहाँ ट्रिगर हैं, अब प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं आगे जाते हुए आपके हिसाब से? ये हमारा पोर्टफोलियो पब्लिक नहीं, लेकिन आप मीडिया वाले आप हम सब निकाल लेते तो देखिए, नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ये मैं फिर वही बात कहूँगा, देखिए, बिजनेस न्यू एज हो ओल्ड एज हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हमको समझना है कि उस बिजनेस के राइट टू विन बाजार में ROE कमाने के लिए उसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी है, कितनी क्वालिटी है और उसका ही हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो बिजनेसेस हमने लिए हैं, ये बिजनेसेस अच्छे हैं और अच्छे थे भी पहले इनका प्राइस मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, अब इनका प्राइस ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें इन्वेस्ट। बट ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ आपको दिखती है यहाँ पे? मेरे अनुमान में प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखती है।